नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जून महीने में पंचायत समेत नगरीय निकाय के चुनाव हो सकते हैं। जिस वक्त चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से मिली मियाद को पूरा करने में पूरी ताकत से जुटा हुआ है, ठीक उसी वक्त ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हाथ से निकली बाजी को संभालने की जुगत में सियासी दल लगे हुए हैं। आरोपों का एक दौर खत्म हो जाने के बाद अब कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक इसे लेकर है कवायद की बिगड़ी बात को संभाला कैसे जाए। तो पहले कमलनाथ का बयान आया कि निकाय चुनाव में कांग्रेस के 27% उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से होंगे। बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा कि निकाय चुनाव के उम्मीदवारों में 27% से ज्यादा आरक्षण देगी बीजेपी। ओबीसी वर्ग की संभाल की फिक्र कितनी कि इस मामले में रिव्यू पिटीशन की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज ने 14 मई से शुरू हो रही विदेश यात्रा के साथ इस यात्रा को लेकर होने वाली तमाम बैठकों को भी रद्द कर दिया। सीएम ने कहा है कि अभी कोर्ट में पिछड़ा वर्ग का पक्ष रखना और उनके हितों का संरक्षण प्राथमिकता है, इसीलिए विदेश यात्रा निरस्त कर दी गई। पर सवाल यह कि उम्मीदवारी में आरक्षण की यह सियासी सौगात ओबीसी वर्ग पर कितना असर दिखा पाएगी। ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई में जो हार मिली है, उसे लेकर सियासी दल एक दूसरे पर कितने ही आरोप लगाएं। सवाल यह कि ओबीसी वर्ग की निगाह में इन हालात का जिम्मेदार कौन है और ओबीसी वर्ग का अपना कौन है। ओबीसी आरक्षण के बगैर पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर इस मामले में कहानी रफ्तार पकड़ चुकी है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाई और कहा कि जून महीने में हो सकते हैं पंचायत समेत नगरीय निकाय के चुनाव। हमारी कोशिश ये होगी कि 30 जून तक हम सारे चुनाव खत्म कर दें, नगर पालिकाओं के भी, पंचायतों के भी, सब इलेक्शन समाप्त कर दें। ओबीसी वर्ग को आरक्षण न मिल पाने का आरोप बीजेपी पर लगाती कांग्रेस ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की और ऐलान किया कि पार्टी निकाय चुनाव में 27% उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से ही उतारेगी। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। ओबीसी आरक्षण के मामले में रिव्यू पिटीशन की तैयारी कर रहे सीएम शिवराज ने निवेश को लेकर होने जा रहा विदेश का दौरा रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट में पिछड़ा वर्ग का पक्ष रखना है और इस वर्ग के हितों का संरक्षण प्राथमिकता है। उधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी ऐलान कर दिया कि निकाय चुनाव के उम्मीदवारों में 27% से ज्यादा आरक्षण देगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये गंभीरता के साथ 27 क्यों, हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। ओबीसी वर्ग को लेकर लंबे वक्त से चल रही सियासत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राजनीतिक दलों की पूरी कसरत इस वर्ग को अपना बनाने की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि सियासी दांवपेच को देख रहा ओबीसी वर्ग किसे अपना मानता है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव, रंजना दुबे और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इधर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने पंचायत निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर सभी जिला कलेक्टर्स की बैठक भी बुलाई गई है। यह बैठक कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इस बीच चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम शिवराज आज ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में वो ओबीसी आरक्षण को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल के साथ भी वो बैठक करने वाले हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल के साथ सीएम बैठक करने वाले हैं। विदेश दौरा उनका था 14 मई से, लेकिन उसे भी रद्द कर दिया गया है। अभी नहीं जाएंगे, उसको लेकर बैठकें जो होनी थी उसमें भी शामिल वो नहीं होंगे, वो भी निरस्त कर दी गई हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी जो मुद्दा है, अभी जो ज़रूरत है ओबीसी के हितों के संरक्षण करने के लिए है, और ऐसे में विदेश यात्रा वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे दिल्ली जाकर वहां सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल से भी मुलाकात करने वाले हैं, और ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा जो है वो शुरू होने वाला है। रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल जो है वहां उनकी बैठक होनी है उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर ये सरगर्मी बढ़ी है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। उमेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं। उमेश जी स्वागत आपका। अजय सिंह यादव कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय जी आपका भी स्वागत। और साथ ही में हमारे साथ धनंजय प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं उमेश जी, ये जो स्थिति बनी है कौन है इसका जिम्मेदार? पुनीत जी, इस स्थिति का जिम्मेदार तलाशने के लिए हम जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि इसकी शुरुआत करना पड़ेगी जिस समय कमलनाथ जी की सरकार बनी उस दौरान से। कमलनाथ जी की सरकार बनी, पर्याप्त समय था। नगरीय निकाय का चुनाव की अवधि किस समय समाप्त हुई थी? जिस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। पंचायतों का कार्यकाल किस समय समाप्त हुआ था? जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय। किसका उत्तरदायित्व बनता था कि कार्यकाल समाप्ति के तुरंत बाद चुनाव की घोषणा करी जाए? तत्कालीन सरकार का बनता था। तत्कालीन सरकार मतलब कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तत्काल चुनाव नहीं कराए। तत्काल चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। उनकी प्राथमिकता क्या थी? उनकी प्राथमिकता में था आईफा का इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करना, और जिसमें जैकलीन और सलमान खान मध्य प्रदेश के अंदर चहलकदमी कर रहे थे। खैर, यह उनका अपनी प्राथमिकता का विषय नहीं था। उसके बाद एक और भोंडा मजाक मध्य प्रदेश के साथ करा गया। 8 जुलाई 2019 को विधेयक प्रस्तुत करा गया, और विधेयक पर हस्ताक्षर किसके थे? भारत साधक सदस्य उस समय के तत्कालीन डॉक्टर गोविंद सिंह जी, वो महानतम विद्वान नेता जो इस समय कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष है। उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत करा विधानसभा में। उस विधेयक में लिखा था कि 27% की आबादी है ओबीसी की, और नीचे मांग करी गई थी कि 27% का आरक्षण दिया जाएगा। अब आप बताइए, भला किसी 27% आबादी को 27% का आरक्षण दिया जा सकता था? ये जो दस्तावेज था, ये दस्तावेज अपने आप में चैलेंजेबल दस्तावेज था, और उसका परिणाम यह हुआ कि न्यायालय के अंदर इसको चुनौती दी गई, और चुनौती हमने नहीं दी। जया ठाकुर कौन सी पार्टी की थी? कांग्रेस पार्टी की घोषित कार्यकर्ता है। किसने कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करा? सैयद जाफर साहब ने। और कौन ने इनको बल्लियों उछाला? विवेक तनखा जी ने। तो एक घटनाक्रम तो यहां घटा पुनीत जी। उसके बाद का दूसरा घटनाक्रम, सरकार का परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, साथ में कोरोना चलकर आया, दूसरी लहर से हम लोग निपटे, और जैसे ही निपटे तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव घोषित कर दिए। हमने विधानसभा के उपचुनाव निपटाए, और उसके तत्काल बाद सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता बताई। सरकार ने कहा कि हम ओबीसी को 27% का आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने चुनाव की घोषणा करी, अधिसूचना जारी हो गई, निर्वाचन कार्यक्रम जारी हो गया, नामांकन पत्र दाखिल हो गए, और ये जो न्यायालयीन कबड्डी खेलने वाले लोग थे ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से हारे तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भगाया तो वापस हाई कोर्ट आए, एक बार फिर हाई कोर्ट से औंधे मुगरे, फिर वापस सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये लिंगरान करने का काम किसने करा? कांग्रेस पार्टी ने करा। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ट्रिपल टेस्ट करा, मैं पुनीत जी समाप्त कर दो, पुनीत जी समाप्त कर रहा हूं, एक 30 सेकंड का समय दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप ट्रिपल टेस्ट करिए। हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों आधार पर 37 जिलों में सर्वेक्षण कराया। 37 जिलों के अंदर हमने सर्वेक्षण कराने के बाद एक पिछड़ा वर्ग कमीशन जो बनाया, उसके गौरी शंकर बिसेन को अध्यक्ष बनाया, उनके माध्यम से ये सारी कार्रवाई करी गई। हमने डाटा इकट्ठा करा, 100 पेज की अपनी रिपोर्ट लगाई, 600 पेज का एनेक्चर दिया, रामजी महाजन आयोग का जो प्रतिवेदन था उसको अंतिम रिपोर्ट में रखा। हमने तो अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश करी। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उस निर्णय से इस बात में नहीं रखते हैं। आपने अपनी बात रख दी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था।
इसलिए मैंने रोका नहीं। इस बात में एक अच्छी और ख़ास बात आपने क्या कह दी मालूम है? आपने कहा कि कोरोना आ गया, शिवराज सरकार जब आई उसके बाद कोरोना आ गया। इसके पहले आप लोग आरोप लगाते थे कि कमलनाथ सरकार के समय कोरोना को लेकर कुछ नहीं किया गया। खैर, ये बात तो हम कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं ओबीसी को लेकर के। अजय जी क्या कहेंगे? आपने इतना सब कर दिया, इतना परेशान हो गई सरकार, बताइए 2 साल तक चुनाव नहीं हो पाए। देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश में आज जो हालात बने हैं उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है, जो भाजपा चाहती थी कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त हो। आज के हालात का मुख्य कारण है सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो कल 10 मई को आया है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं है। सुरेश महाजन जी की एक याचिका थी जिसके ऊपर ये आदेश आया। आदेश के पॉइंट नंबर 22 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार को 4 महीने के अंदर ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट ओबीसी की देने के लिए हिदायत दी गई थी, ठीक है, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित होता। और सरकार द्वारा 4 महीने में वो रिपोर्ट नहीं दी गई, इसलिए न्यायालय के सामने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के समर्थन में कोई तथ्य नहीं थे। न्यायालय को पिछड़ा वर्ग आरक्षण समाप्त करते हुए निर्णय देना पड़ा। अब सरकार इधर उधर की झूठी बातें करे, महाराष्ट्र की तरह नहीं। पुनीत जी, तथ्य ये है कि सरकार ने 4 महीने में जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई, तो ठीक है, इसलिए सिर्फ न्यायालय को निर्णय देने पड़ा। न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं था। दूसरी तरफ तो बिल्कुल सामने है। उमेश जी ने 2-3 झूठे आरोप लगाए। नहीं, उनका उस पर जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा, पुनीत जी महत्वपूर्ण जवाब है। आपने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस द्वारा गलत जानकारी दी गई, 27% आबादी के लिए 27% आरक्षण, जो कि एक टाइपिंग एरर था। विधानसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद जो कानून बना, नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें कहीं कोई एरर नहीं था। पूरी तरह स्पष्ट था कि मध्य प्रदेश में 56% आबादी है और 27% आरक्षण। झूठ है। जब विधानसभा से कानून बन गया तो उस टाइपिंग मिस्टेक का कोई मतलब नहीं है। उमेश जी, आप जैसे व्यक्ति से ऐसी मूर्खतापूर्ण तर्क की धनंजय प्रताप सिंह आप पत्रकार हैं और धनंजय जी के पास चलते हैं। धनंजय जी, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। अजय जी, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। आप गलत अजय जी, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। आप बताइए न्यायालय के आदेश में इसका कहीं उल्लेख है? जो बात आपने कही न्यायालय के धनंजय जी, अजय जी आपको रोकना चाहूंगा, अजय जी आपको रोकना चाहूंगा प्लीज। धनंजय जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं सीधे आपके पास आता हूं क्योंकि बहस कहीं और दिशा में चले जाएगी। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से जो तैयारी होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब होना चाहिए था सरकार को जिस मजबूती से, क्योंकि अब रिव्यू पिटीशन की बात कही जा रही है, तो उस तरीके से जवाब नहीं रखा गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और अब जो 27 की बात करने वाले हैं, जो कह रहे हैं कि हम भी 27 दे देंगे, हम भी 27 दे देंगे, कोर्ट में तो जाकर 35 कह रहे थे। धनंजय जी। पुनीत जी, आपने जो कहा उसमें मैं आपको, आपने जो बात कही उसमें मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये फैसला तो आना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक अवसर दिया था कि आप ट्रिपल टेस्ट करा करके रिपोर्ट पेश करें। सरकार के स्तर पर जो आयोग बना करके, गौरीशंकर बिसेन का आयोग बना करके ट्रिपल टेस्ट कराया गया और उसकी जो रिपोर्ट पेश की गई, दरअसल वो सुप्रीम कोर्ट के पैरामीटर के अनुकूल नहीं थी, जो उन्होंने खारिज कर दी, मान्य नहीं की। सबसे अहम कारण ये था। और सरकार को जो ट्रिपल टेस्ट के लिए टाइम मिला था वो पर्याप्त टाइम मिला था। सरकार चाहती अगर ठीक ढंग से इसकी रिपोर्ट तैयार होती तो हो सकता है कि उसको एंटरटेन कर लिया जाता सुप्रीम कोर्ट में। अदरवाइज आप देख लीजिए, 4 महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था महाराष्ट्र सरकार को कि आप बिना आरक्षण के चुनाव कराएं, और मध्य प्रदेश को भी वही कहा है कि आप बिना आरक्षण के चुनाव कराएं। जिस रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है पुनीत जी, दरअसल इसमें रिव्यू पिटीशन का प्रावधान बनता ही नहीं है। इसीलिए नहीं बनता है कि ये अंतरिम आदेश है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है। फाइनल ऑर्डर आ गया होता तो उसमें रिव्यू पिटीशन की बात हो सकती थी। इसमें तो सिर्फ ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए सरकार रिक्वेस्ट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और मुझे नहीं लगता कि उसमें भी सरकार को कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव जब तैयारी नहीं थी, फैसला मिलेगा। जब तैयारी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट जैसा चाह रहा था कि रिपोर्ट दी जाए, वैसी उसके सामने पेश ही नहीं की गई। ठीक है, आप ये कह रहे हैं नहीं हुई।
हाँ ठीक है उमेश बिल्कुल जी बिल्कुल। क्यों और यही बात देखिए पुनीत जी, दूसरी बात बता रहा हूं आपको मैं। हाँ। हम जिस बहस में अभी बैठे हैं तो हमारे दोनों साथी जिस तरह की बात कर रहे हैं, दरअसल मुझे लगता है कि इस मामले में कोर्ट में भी इसी तरह